प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासुतः जीवमजीवमदभम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठम् देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। हाँ मीना चाची, आपको गाथाएं सुनानी। अपनी गाथा चल रही है यहाँ 35 नंबर की गाथा 35, उसका पाठ कर लेते हैं। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भेद जानना चाहिए। इसमें अपनी चर्चा अनुप्रेक्षाओं में लोकानुप्रेक्षा की चल रही है। लोकानुप्रेक्षा में अधोलोक का वर्णन पूरा हुआ, मध्य लोक का वर्णन भी लगभग आज समाप्ति की ओर है। मध्य लोक के अंत में हम पहुंच गए हैं। मध्य लोक के बीचों बीच एक जम्बू नाम का द्वीप, उसके बाद में लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदरी समुद्र और फिर पुष्कर द्वीप। वो पुष्कर द्वीप के बीच में एक पर्वत है गोलाकार, मानुषोत्तर पर्वत, वहां तक मनुष्यों का गमन है, उसके आगे मनुष्य नहीं है। तो ये 2.5 द्वीप कहलाते हैं। बोले शिमला भाभी। ये आपने क्वेश्चन दिया था ना 45 लाख योजन का एरिया कैसे आएगा? हाँ, वो तो कल पूछना ही भूल गई मैं, बताइए। मैं बताऊं? जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, उससे डबल लवण समुद्र, एक साइड में 2 लाख का, फिर एक साइड में 2 लाख का, 4 लाख योजन का। फिर धातकी खंड द्वीप 4-4-8 योजन का, और फिर धातकी खंड के बाद में कालोदरी समुद्र, वो 8-8-16 योजन का। 16 नहीं, 16 लाख, 8 लाख 8 लाख, हाँ 16 लाख योजन का। और फिर इसके बाद में पुष्कर द्वीप, वो 16 योजन का। 16 पूरा पुष्कर द्वीप तो 16 + 16 32 योजन का है, लेकिन उसके अंदर से आधा करेंगे तो 16 आएगा। पूरा पुष्कराज 32 लाख योजन का नहीं है। पूरा पुष्कराज एक साइड में 16 लाख योजन का है, उसको आधा करेंगे तो 8 लाख योजन रहेगा, और उसका डबल करेंगे फिर डबल करेंगे उसको, तो 16 है, तो ये सारे मिला के इनको टोटल करेंगे तो 45 लाख योजन का एरिया। बढ़िया बढ़िया। और ये भी पूछा था आपने 45 लाख योजन की 5 चीज बताएं। चलिए और किससे पूछ लेती हूँ। 45 लाख योजन की 5 चीजें कौन कौन सी हैं? बोलिए प्रमिला जी। पहले नरक का पहला पटल, सीमंतक नाम का इंद्रद्वीप,
और मध्य लोक में 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का है। और ऊपर ज्योतिष लोक में पहले स्वर्ग का पहला पटल और रिजु ज्योतिष नामक लोक नहीं है वो, वैमानिक लोक। पहले स्वर्ग का पहला पटल और पहला रिजु पटल नहीं, पहला पटल नहीं, पहले पटल का इंद्रक विमान। वहां इंद्रक बिल था, यहाँ इंद्रक विमान। और सिद्ध शिला है 45 लाख योजन की और सिद्ध क्षेत्र है 45 ठीक है, लाख। बढ़िया। ये तो 5 गाथा भी चीजें। सुनानी थी, जो नई गाथा याद करवाई। गाथा याद करी है आपने? नई वाली गाथा इस बार किसी ने सुनाई? आपकी आवाज सुनानी। मुझे ही आ रही है कट कट के, या सबको आ रही है? कट कट के आ रही है, आपकी आवाज नई नहीं आ वाली रही। गाथा जो अभी भी कट के आ रही है। नई वाली गाथा वर्ड तो समझ में आ रहा है, उसके आगे का समझ नहीं आता, उसके आगे का बोलिए। मंडे सुना देंगे, याद की थी, सुनानी थी। हाँ यार, सुनानी है, लेकिन अभी थोड़ी देर या तो लास्ट में बोलिएगा, आपका नेटवर्क स्लो आ रहा है, फिर वो गाथा भी कट कट के ही आएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए, ये 5 चीजें 45 लाख योजन की है। पहले नरक का पहले पटल का इंद्रक बिल, वो इंद्रक बिल। फिर 2.5 द्वीप। फिर पहले क्या हुआ सुनीता आंटी, मना क्यों कर रहे हैं? सीमंतक बिल है, पहले नरक का पहला सीमंतक तो बिल। अरे इंद्रक, तो वो तो इंद्रक, इंद्रक बिल इंद्रक तो वो बीच, इंद्रक उसका नाम नहीं है, गलत नहीं बोल रही हूँ मैं। सीमंतक उसका नाम है, इंद्रक बिल का नाम सीमंतक है, तो मैंने इंद्रक बिल बोला, नाम नहीं बोला। वो ठीक है ना? 7वें नरक में आता है ना इंद्रक बिल। 7वें नरक का इंद्रक बिल है, उसका नाम है अप्रतिष्ठान। इंद्रक का मतलब ही नहीं यानी आप अभी तक ये नहीं समझ पा रहे इंद्रक का मतलब क्या है। इंद्रक नाम नहीं है उसका। इंद्रक तो बीच वाले को इंद्रक कहते हैं, फिर साइड वालों को श्रेणीबद्ध कहते हैं, तो वो सभी नरकों में इंद्रक बिल तो है ही। ठीक, जितने पटल हैं उतने ही इंद्रक बिल हैं। पूरे 7 नरकों में कितने इंद्रक बिल हैं? 7 नरक पृथ्वियों में कितने इंद्रक बिल हैं? गलत जवाब दिखा रहे हैं आप लोग, जो उंगलियां दिखा रहे हैं, उंगलियों में जवाब आएगा ही। बोलिए पूर्णिमा आंटी। 49 आएंगे। 49। हर पटल में एक इंद्रक बिल है, तो 49 पटल है ना टोटल। 13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1। जितने पटल हैं उतने ही हर पटल में एक जो बीच वाला बिल है, उसका नाम मतलब उसको कहते हैं इंद्रक बिल। अब उसके नाम अलग अलग हैं। तो जो पहले नरक का पहले पटल का इंद्रक बिल है, उसका नाम सीमंतक है। तो हमने नाम बताया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो इंद्रक बिल बोला ना। इंद्रक का मतलब है सेंटर वाला, इंद्रक उसका नाम नहीं है। 7वें नरक में जो इंद्रक बिल है, उसका नाम है अवधि स्थान या अप्रतिष्ठान, दोनों नाम मिलते हैं। वो इंद्रक बिल का नाम है। तो हम खाली इंद्रक बिल बोलेंगे तो भी चलेगा, और नाम बता देंगे तो ठीक है ही, नाम तो पहले नरक के पहले पटल का जो इंद्रक बिल है, सीमंतक नामक इंद्रक बिल, वो 45 लाख योजन का है। पूरा 2.5 द्वीप, वो 45 लाख योजन का है। फिर पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक विमान, वैमानिक देवों में पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक विमान, वो है 45 लाख योजन का। फिर सिद्ध शिला, वो 45 लाख योजन की। और सिद्ध क्षेत्र, वो भी 45 लाख योजन का। ऊर्ध्व लोक में यानी ऊपर स्वर्गों में कितने इंद्रक विमान हैं? ऊर्ध्व लोक में कितने इंद्रक विमान हैं? बोलिए आंटी। 63 पटल है तो 63 इंद्रक विमान रहेंगे। बहुत बढ़िया। ऊर्ध्व लोक में 63 पटल हैं, 63, तो वहां इंद्रक विमान भी 63 63 ही हैं। ठीक है, चलिए, ये तो अपनी बात हो गई। और ये सबको समझ में आ गया 2.5 द्वीप के 45 लाख योजन कैसे हुए। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप और 2 लाख योजन का लवण समुद्र, तो 2 लाख इधर 2 लाख इधर, 5 लाख हो गए। 2 और 2 4 और 1 5। फिर धात की खंड द्वीप 4 लाख योजन का इधर, 4 लाख योजन का इधर, यानी 8 लाख योजन जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 हो गए। फिर कालोतधी समुद्र 8 लाख योजन का इधर, 8 लाख योजन का इधर,
तो 16 लाख, 13 लाख में 16 लाख जोड़े तो हो गए 29 लाख। और फिर पुष्कर द्वीप आधा, तो वो 8 लाख योजन का इधर, 8 लाख योजन का इधर, यानी 16 लाख वापस से। तो 29 लाख में 16 लाख जोड़े तो 29 और 10 39 और 6 45। इस तरह से 45 लाख योजन का ये ढाई द्वीप हो गया। जिसको समझ में नहीं आया हो तो पूछ ले, नहीं तो मेरे हिसाब से समझ में सबको आया होगा, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं बता रही हूँ। ये 45 लाख योजन का ढाई द्वीप है। कल हमने चर्चा देखी थी कि ढाई द्वीप के आगे फिर द्वीप समुद्र हैं, उन समुद्रों के जल का स्वाद के बारे में भी हमने चर्चा की थी। उसमें आगे फिर कौन से द्वीप विशेष है, तो एक 5वें नंबर का शीरवर द्वीप है, शीरवर द्वीप नहीं, शीरवर समुद्र। 5वें नंबर का जो समुद्र है, शीर समुद्र या शीरवर समुद्र, एक ही बात है। वहां का जल तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के लिए वहां से जल लाया जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा विशेष है। इसके आगे पहुंचते हैं तो 8वें नंबर का जो द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप, वहां पर 52 अकृत्रिम जिनालय हैं, और इस कारण वहां की वंदना के लिए मध्यलोक में देवगण वहां पर आते हैं। वहां पर कितने, नंदीश्वर द्वीप में कितनी तरह के पर्वत हैं, कौन कौन से हैं, और उनकी हाइट वगैरह भी बतानी। बोलिए भारती आंटी। अंजनगिरी काला रंग का है, हाइट श्योर नहीं हूँ बट शायद 84,000 या पक्का नहीं मुझे। हाँ। और फिर दधिमुख है 4 और फिर रतिकर 2। एक साइड में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 2 रतिकर, ऐसे करके टोटल नहीं कम, अंजनगिरी दधिमुख 4 5 और 2 7 नहीं 4 रतिकर नहीं। चलिए आप तो हाइट बता दीजिए, हाइट बता दीजिए। हाइट दधिमुख की कितनी है? नहीं है। दधि मैंने क्या मिस कर दिया? दधिमुख अंजनगिरी और रतिकर। एक साइड में आप पहले 2 रतिकर बोल रहे हैं, फिर 4 रतिकर बोल रहे हैं, लेकिन उतने नहीं है। सुलोचना हमें बताइए। 4 अंजनगिरी और एक साइड में एक दिशा के बताए, पहले तो ये बताइए कि एक दिशा के बता रहे हैं कि चारों दिशाओं के मिला के बता एक रहे हैं। दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख, सफेद रंग के दधिमुख और अंजनगिरी काले रंग का, और 4 बावड़ी के दोनों कोनों पे 2 रतिकर, इस तरह से 4 बावड़ी पे चारों कोनों पे 8 रतिकर हो गए। 8 रतिकर, एक दिशा में 8 रतिकर हैं, एक दिशा में टोटल 13 हैं। तो वो 2 रतिकर बताए थे, वो तो बावड़ी के कोनों पर, एक बावड़ी के 2 कोनों पर 2 रतिकर हैं। बावड़ियां हैं 4 एक ही दिशा में, तो रतिकर हो जाएंगे 8। एक दिशा में 8 रतिकर पर्वत हैं। ठीक है, हाइट बताइए भाभी। हाइट अंजनगिरी की तो 84,000 योजन है, 84,000 योजन, और फिर 10,000 योजन, और रतिकर की 1,000 योजन। बढ़िया। 84,000 योजन के अंजनगिरी, 10,000 योजन के दधिमुख और 1,000 योजन के रतिकर। इस तरह इनकी हाइट है। एक दिशा में 13 जिनाले हैं, तो चारों दिशाओं में मिला के 52 जिनाले इस तरह से हो जाते हैं। ये रचनाएं बहुत जगह अपने को बनी हुई मिलती है, रचनाएं भी बनी हुई मंदिर ही मिलते हैं, और फिर चित्रों में भी बनी हुई मिलती है। तो जहां भी इस तरह की रचनाएं बनी हो, ध्यान से अच्छी तरह हम देखें तो हमको विषय भी ख्याल में आ जाएगा। इसके आगे चले तो ये 8वां द्वीप हुआ। उसके बाद में है 11वां द्वीप। 11वें द्वीप का नाम है कुंडलवल द्वीप। वहां उस द्वीप के बीचों बीच एक कुंडल के आकार, मतलब वो गोला कुंडल, ऐसा आजकल तो डिजाइन वाले बनते हैं, पहले तो कुंडल मतलब वो बाली जो होती थी गोल, वही कुंडल कहलाता था। तो वो कुंडल के आकार कहो तो वो बाली या चूड़ी, जो भी समझ में आए, वैसा एक पर्वत है। और उस पर्वत में भी एक दिशा में एक अकृत्रिम जिनालय, ऐसे चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय वहां कुंडलगिरी पर्वत पर, कुंडलवर द्वीप में वहां पर है। इसके आगे चलते हैं तो फिर 13वें नंबर का रुचकवर द्वीप है। वहां रुचकवर द्वीप में भी बीचों बीच इसी तरह से गोल चूड़ी के आकार का पर्वत है। और ये पर्वत कितना ऊंचा है? वो कुंडलगिरी कितना ऊंचा था? कुंडलगिरी बोले सुनीता आंटी। 75,000। वो 75,000 योजन ऊंचा था 11वें द्वीप में। और ये 13वां रुचकवर द्वीप में जो रुचकगिरी है वो 84,000। वो 84,000 योजन ऊंचा है।
ये इनकी हाइट है। और इस रुचकगिरी पर्वत पर, वहां कुंडलगिरी पर्वत पर भी बहुत सारी कूटें अनेक देवियों की, व्यंतर देवों की वहां पर हैं। और इस रुचकगिरी पर्वत पर भी बहुत सारी कूटें हैं, और उनमें से हर दिशा में एक कूट पर एक अकृत्रिम जिनालय है। और बाकी जो कूटें हैं उसका पूरा अच्छा इसका वर्णन मिलता है कि किस तरह से इतना बड़ा पर्वत है और पर्वत पे चौड़ाई भी है, तो अंदर की साइड बाहर की साइड जितना चौड़ा है ना, इतना चौड़ा है ऊपर मान लीजिए। तो इस तरफ जो कूटे हैं, इस तरफ जो कूटे हैं, तो वहां देवियां रहती हैं। तो कौन सी देवियां रहती हैं कि ये माता की मतलब क्या सेवा करेंगी, ये दर्पण दिखाती हैं, ये उनको मन बहलाती हैं, कि ये जात कर्म करती हैं, कि ये पैर दबाती, मतलब ऐसे अलग अलग तरह से वो हर दिशा में 8-8 देवियां इस तरह से रहती हैं। और टोटल मिला के वही 56 के लगभग इसमें हो जाती हैं। कुछ यहाँ रहती है, कुछ वहां रहती है, ऐसे अलग अलग पूरी दिशाओं का इसमें वर्णन विस्तार से दिया है रुचकगिरी पर्वत का। मतलब यह है कुल मिला के कि जो गर्भ कल्याणक के प्रसंग पर माता की सेवा करने के लिए जो देवियां आती हैं, वो यहाँ इस 13वें द्वीप से आती हैं। सौदर मिंद्र की आज्ञा में रहती हैं, पर रहती हैं यहाँ मध्यलोक में 13वें द्वीप में, और वहां से ये माता की सेवा के लिए यहाँ पर अपने मनुष्य लोक में आती हैं। मतलब अलग अलग है, कोई छत्र लेके खड़ी है, कोई दर्पण श्रृंगार कराती है, कोई चवर ढोरती है, ऐसे अलग अलग काम सबके फिक्स हैं। जो काम जिसको करना है वो उस तरह का काम वो करती हैं। इस तरह से यहाँ तक जम्बू द्वीप से लेके 13वें रुचकवर द्वीप तक मध्य लोक में गिनती वाले, जिनको गिना गया है, ऐसे 458 अकृत्रिम जिनालय कुल मिलाकर हैं। 398 हमने मनुष्योत्तर पर्वत तक गिन लिए थे। उसके बाद में 52 ये हो गए नंदीश्वर के, और 4 और 4 8, यानी 60 ही और हो गए। तो 398 में 60 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 458 अकृत्रिम जिनालय। ये गिनती वाले हैं जिन्हें गिना गया है, ऐसे गिनती वाले अकृत्रिम जिनालय हैं। देखिए, एक अपन ने अकृत्रिम जिनालयों की जब चर्चा की थी तब हमने ये देखा था कि अकृत्रिम जिनालयों की जब अपने चर्चा की थी ना, तब वो 5 प्रकार के देखे थे अकृत्रिम जिनालय। 5 प्रकार के हैं, और उसमें से सबसे बड़े कहाँ हैं, फिर उससे छोटे कहाँ हैं, यानी उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। ये तो 3 तो मुख्य रूप से हैं ही, वो 3 की ही चर्चा हमने की थी। इसके बाद में एक लघु जिनालय, और एक फिर अलग जो भी नाप हो यथा योग्य, वो केवल यानी भगवान ने जानी है। ऐसे 5 प्रकार के जिनालय कहे जाते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। ये 3 तो हमने देखे ही थे। इसके अलावा लघु जिनालय और होते हैं जो थोड़े और छोटे होते हैं। और इसके अलावा जो व्यंतर भवनवासी देवों के, व्यंतरों के आवासों में और जहां जहां जो जो जिनालय हैं, उनकी कोई नाप बताई नहीं गई है, तो जो जिस नाप के जहां पर हों उस हिसाब से वह अकृत्रिम जिनालय वहां पर कहे जाते हैं। इस तरह से ये मध्यलोक में जहां तक अकृत्रिम जिनालय है वो चर्चा हुई। अब मध्यलोक में क्या है, इसके बाद में असंख्यात द्वीप समुद्र यहाँ पर हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र में कल मैंने आपको ये बता दिया था कि फिर असंख्यात द्वीपों के बाद में फिर से यही नाम वापस से रिपीट हो जाते हैं। फिर असंख्यात यानी संख्यात के द्वीप होने के बाद में फिर से यही नाम रिपीट होते हैं। ऐसे करते करते जो सबसे अंत का द्वीप है, उस अंत के द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। स्वयंभू रमण द्वीप है, ये कितना बड़ा है, स्वयंभू रमण द्वीप, और फिर स्वयंभू रमण द्वीप के बाद में है स्वयंभू रमण नाम का समुद्र। तो ये कितने बड़ा है स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप, कितना बड़ा है बता सकते हैं? स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा है? नहीं, बोलिए मनोरमा आंटी। 1000 इंटू 500 इंटू 250 द्वीप पूछ रही हूँ, या आप उसमें होने वाले मत्स्य की बात, मछली की बता रहे हैं? मैं वो द्वीप कितना बड़ा है, ये तो आप उसमें जो जीव होते हैं ना, महामत्स्य, उसकी साइज बता रहे हैं, ये वाली नहीं पूछ रही।
देखिए मध्य लोक में पहले वाले द्वीप से आगे वाला समुद्र दुगना, फिर इस समुद्र से आगे वाला द्वीप दुगना, ऐसा है ना पूरी रचना। तो यहाँ से अपन बीच में से अपन ने शुरू किया जम्बू द्वीप से, तो आगे वाले दुगने 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 दुगने। अब अपन लास्ट से शुरू करो, स्वयंभू रमण समुद्र से शुरू करो। तो स्वयंभू रमण समुद्र जितना बड़ा है, स्वयंभू रमण द्वीप उससे कितना होगा? आधा, आधा होगा ना। इसका मतलब क्या है कि ये हम जितना बड़ा मध्य लोक है, उस मध्य लोक का आधा वो स्वयंभू रमण समुद्र है। स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा है कि जितना मध्य लोक का एरिया है, मध्य लोक का एरिया कितना है? हाँ विनीता जी बोलिए। हाँ जी, इसका मतलब तो आधा राजू हो गया, फिर एक राजू का हाँ। मध्य लोक तो आधा राजू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मध्य लोक का एरिया है, एक राजू व एक राजू रसनाली है, उतना वो मध्य लोक का एरिया है। जितना मध्य लोक का एरिया है उसका आधा एरिया स्वयंभू रमण समुद्र ने घेर रखा है। आधा राजू में स्वयंभू रमण समुद्र है और स्वयंभू रमण द्वीप इस आधे का आधा है, यानी वो 1/4 राजू। 1/4 राजू में स्वयंभू रमण द्वीप और 1/2 राजू, आधा राजू में स्वयंभू रमण समुद्र, यानी एक राजू का मध्य लोक में से 3/4 तो इन दोनों ने घेर रखा है, और बाकी 1/4 जो बताया उसमें बचा है, उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र है। ये 1 लाख योजन कितना सा है जम्बू द्वीप? कुछ भी नहीं, पॉइंट भी नहीं है उसके आगे, जितने बड़े ये हैं, क्योंकि दुगने दुगने होते हुए गए ना। देखिए एक चित्र है, ये यहाँ असंख्यात द्वीप समुद्र यहाँ दिखाए गए हैं। ये पहले इधर वाला देखिए, ये स्वयंभू रमण समुद्र दिखाया गया। ये स्वयंभू रमण समुद्र आधा राजू का कहा ना, तो आधा राजू में से चौथाई इधर और चौथाई इधर, तब जाके वो आधा राजू कवर करेगा। तो 1/4 राजू एक साइड और 1/4 राजू दूसरी साइड, इस तरह से स्वयंभू रमण समुद्र। और फिर इसके बाद में है ये पीले रंग में जो है ये स्वयंभू रमण द्वीप। इस स्वयंभू रमण द्वीप के बीचों बीच भी एक इसी तरह का, देखिए जैसा मानुषोत्तर पर्वत है, मानुषोत्तर पर्वत के जैसे 4 पर्वत यहाँ मध्य लोक में है। एक तो मानुषोत्तर पर्वत, दूसरा कुंडलगिरी 11वें द्वीप में, तीसरा वो 13वें द्वीप में रुचकगिरी, और चौथा है ये स्वयंप्रभ पर्वत या नागेंद्र पर्वत भी इसका नाम मिलता है। वो भी इसी तरह का चूड़ी के आकार का गोलाकार इस स्वयंभू रमण द्वीप के बीचों बीच सेंटर में ये यहाँ पर ये पर्वत पड़ा हुआ है। और इस स्वयंप्रभ पर्वत से वाले चित्र पर देखिए, ये जो दूसरा वाला चित्र है, ये देखिए यहाँ ये स्वयंभू रमण समुद्र दिखाया है और इसके बाद में ये स्वयंभू रमण द्वीप है। यहाँ से लेके और यहाँ ग्रीन लाइन तक, इस रेड लाइन से लेके ग्रीन लाइन तक ये स्वयंभू रमण द्वीप है। इस स्वयंभू रमण द्वीप के बीचों बीच थोड़ा डॉट डॉट वाली लाइन दिखा के ये स्वयंप्रभ नाम का पर्वत है। तो ये स्वयंभू रमण द्वीप भी इसी तरह से 2 भागों में बट गया, जैसा पुष्कर द्वीप 2 भागों में बटा है, वैसे ही ये स्वयंभू रमण द्वीप भी 2 भागों में बट गया। तो इस पर्वत से अंदर अंदर का जो एरिया है, इधर अंदर वाला, ये पुष्कर मानुषोत्तर पर्वत के बाहर से लेकर स्वयंप्रभ पर्वत के अंदर तक, ये 2 पर्वत हैं, एक मानुषोत्तर पर्वत और एक स्वयंप्रभ पर्वत। इन दोनों के बीच का एरिया जितना भी है वहां पर जगन्य भोग भूमि है, तिर्यंचों की जगन्य भोग भूमि है, वहां तिर्यंच रहते हैं और उसके अलावा यंत्रदेव वगैरह वो रहते हैं, लेकिन भोग भूमि है जगन्य भोग भूमि। ये पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में मानुषोत्तर पर्वत से लेके स्वयंप्रभ पर्वत तक, और इस स्वयंप्रभ पर्वत के बाहर बाकी का आधा स्वयंभू रमण द्वीप और पूरा का पूरा स्वयंभू रमण समुद्र, यहाँ पर है कर्म भूमि। कर्म भूमि की व्यवस्था है पंचम काल। कर्म भूमि की व्यवस्था का मतलब कोई यहाँ से मोक्ष चला जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि वहां केवल तिर्यंची हैं, लेकिन कर्म भूमि का मतलब है कि वहां कल्प वृक्ष आदि नहीं है। और कर्म भूमि का मतलब है कि वहां के जीव पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भोग भूमि के जीव चौथे से ऊपर गुण स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। तो जहां कर्म भूमि है, तिर्यंच भी है अगर, तो तिर्यंचों में मैक्सिमम 5वां गुण स्थान प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ के तिर्यंच पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सारे तिर्यंच यहाँ पे पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं। इसका मतलब है कर्म भूमि। ठीक है, बाकी कर्म भूमि का कोई
मोक्ष जाने वाली या ऐसी परिस्थिति तो वहाँ मनुष्य ही नहीं है, तो मोक्ष जाने की बात ही नहीं है। और कल्प वृक्ष आदि वहाँ नहीं है, वहां पर भी वो जिस भी तरह से वो तिर्यंच स्वयं उनको भोजन आदि की जिस तरह से व्यवस्था होती है, वो स्वयं थोड़ी मेहनत करते हैं, मतलब खेती बाड़ी नहीं करते, उगते तो वो अपने आप ही होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि पेड़ के नीचे गए और मिल गया। जो भी पुरुषार्थ जैसे यहाँ तिर्यंच करते हैं, वैसे उसी तरह का वहां पर उनको होता है। इसके बाद में ये बच गए हैं, क्योंकि मध्य लोक होता है चौकोर, ऐसा त्रस नाड़ी चौकोर है ना, तो त्रस नाड़ी में ये मध्य लोक भी चौकोर है, और ये जो द्वीप समुद्र है ये गोलाकार है। तो इसके बाद में ये बच गए हैं 4 कोने, ये 4 कोने भी मध्य लोक में ही है, और इन 4 कोनों में भी कर्म भूमि वर्तती है, यहाँ पर भी तिर्यंच रहते हैं। तो इन 4 कोनों में भी कर्म भूमि की जैसी व्यवस्था यहाँ पर होती है। इस तरह से मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जिनमें से 13 द्वीप तक अकृत्रिम जिनालय है, और 2.5 द्वीप तक मनुष्यों का गमन है, मनुष्य पाए जाते हैं। और बाकी पूरे मध्य लोक में सर्वत्र तिर्यंच सर्वत्र है। इसके अलावा व्यंतर देव, भुवनवासी देव, वो भी यहाँ सब जगह पाए जाते हैं। मध्य लोक में कुल कितने द्वीप समुद्र हैं, कितने असंख्यात कहे तो कितने असंख्यात हैं, हमने शुरू में पढ़ लिए थे इसमें द्रव्य संग्रह में भी। कितने हैं वो असंख्यात, किसके बराबर है, उसकी संख्या बताई गई थी। बोलिए प्रमिला जी। 25 कोड़ा कोड़ी उधार पल्ले। बहुत बढ़िया। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले के बराबर असंख्यात द्वीप समुद्र मध्य लोक में है। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले कहें, अथवा 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार 25 नहीं, 2.5 कोड़ा कोड़ी उद्धार सागर बोले, नहीं 2.5 कोड़ा कोड़ी नहीं, 2.5 उद्धार सागर कहें, अथवा 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले बोले, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले अथवा 2.5 उद्धार सागर। बोलिए भारती आंटी। वो मैं कह रही थी, वो जो स्वयंभू रमन द्वीप का जो कर्म भूमि वाला जो है, वहाँ जो तिर्यंच है वो लोग हिंसक होते हैं, वो एक दूसरे को खाते हैं, कैसे वहां पे वो लोग फिर भोजन का होता है उन लोग का? जो भी जैसे जो मांसाहारी होते होंगे, इतना ऐसा तो नहीं है कि वहां वो किस तरह से व्यवस्था करते हैं, बस ये है कर्म भूमि है, कल्प वृक्ष नहीं है। तो जो मांसाहारी होते हैं वो मांसाहारी होते होंगे, जो वो शाकाहारी होते हैं वहां अपने आप भी वनस्पति तो उग जाती है ना, अपने आप भी उग जाती है ना, घास वगैरह अपने आप ही उग जाती है, वनस्पतियां अपने आप उग जाती है। तो जो वनस्पतियां उग जाती हैं, मिट्टी वगैरह होती है, वो सब वो खाते हैं मिठाई। देखिए एक और मुझे दिखाना था आपको इसमें, ये तो अपन ने कल कर ली थी समुद्रों के जल की। लवण समुद्र का खारा है, और वारुणीवर का मदिरा के समान है, शीरवर का दूध के समान, घृतवर का घी के समान, कालोदधी पुष्करवर और स्वयंभू रमन का जल के समान है, और शेष समुद्रों का इक्षुरस के समान है। एक और कुछ इसमें मुझे बताना था, चलो ये नहीं निकल रहा है, ठीक है। इस तरह से मध्य लोक की चर्चा यहाँ अपनी पूरी हुई है संक्षेप में। ये आचार्य देव भी लिखते हैं कि संक्षेप में हमने ये चर्चा की है। अब अपने जो ग्रंथ में थोड़ा यही सब बातें जो अपन ने कर ली है, ये यहाँ से अपन पढ़ लेते हैं ताकि ये प्रकरण पूरा हो जाए। इसके बाद में ज्योतिष लोक की और उर्दू लोक की चर्चा यहाँ शुरू होगी। बृहद द्रव्य संग्रह में पेज नंबर अपना है 151, 150, 150 पेज नंबर। बस आप रीडिंग करनी है अपन, क्योंकि ये सारी रचना देख चुके हैं। देखिए 150 पेज पे पढ़ते हैं। जिस प्रकार सब द्वीप और समुद्र में, द्वीप और समुद्र की मर्यादा कारक 8 योजन ऊंची वज्र की दीवार होती है, ये तो पढ़ लिया था ना अपन ने। 151 पे से पढ़ते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया था धात की खंड वाला।
देखिए यहाँ 151 पेज पे इस प्रकार के धातकी खंड द्वीप को 8 लाख योजन के गोल विस्तार वाला कालोदक समुद्र, कालोदक मतलब कालोदधी बोले, उदक बोलो, उदक का अर्थ भी जल होता है, उदक चंदन तंदुल पुष्पकई, उदक यानी जल, और उदधी यानी भी जल, समुद्र, जल और समुद्र वो पर्यायवाची शब्दों के रूप में यूज में लेते हैं। तो कालोदधी बोले चाहे कालोदक बोले एक ही बात है। उस कालोदक समुद्र के बाहर 8 लाख योजन चलने पर पुष्करवर द्वीप के आधे भाग में गोलाकार चारों दिशाओं में मानुषोत्तर नामक पर्वत है। उस पुष्करार्थ द्वीप में भी धातकी खंड द्वीप के समान दक्षिण और उत्तर दिशा में ईश्वाकार नामक 2 पर्वत हैं और पूर्व तथा पश्चिम दिशा में 2 छोटे मेरु हैं। ठीक है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे ख्याल से समझ में आता जा रहा होगा आप लोगों को। आप बिना चित्र के ही आप अपने माइंड में ही कि ये इस तरह से ये मानुषोत्तर पर्वत है, इस तरह से ईश्वाकार पर्वत है, इस तरह से मेरु है, वो ख्याल में आना चाहिए आप लोगों को। और पूर्व तथा पश्चिम दिशा में 2 छोटे मेरु हैं। छोटे मेरु का मतलब है कि वो 1 लाख योजन का है, वो बड़ा मेरु है, और ये 84,000 या 85,000 कहें उतने हैं, इसलिए इनको छोटा कहा है। छोटे का मतलब कोई छोटे हैं ऐसे छोटे नहीं है, उतने ही हैं। इसी प्रकार भरतादिक क्षेत्रों का विभाग जानना। परंतु जम्बू द्वीप के भरतादी की संख्या की अपेक्षा से यहाँ भरतादी क्षेत्र दुगुने हैं। संख्या की अपेक्षा से भरत यानी जम्बू द्वीप में 1 है, तो वहां पर धातकी खंड में भी 2, पुष्करार्ध में भी 2, ऐसे दुगने हैं। धातकी खंड द्वीप के भरतादी की संख्या की अपेक्षा नहीं, यानी जम्बू द्वीप में जितने भरत हेमवत जितने क्षेत्र हैं उससे डबल पुष्करार्ध में है, धातकी खंड से डबल नहीं है। धातकी खंड में तो जितने हैं उतने ही पुष्करार्ध में है। कुलाचलों की लंबाई तथा चौड़ाई धातकी खंड के कुलाचलों की अपेक्षा से दुगनी है, लेकिन जो पुष्करार्ध है, पुष्करार्ध के कुलाचलों की लंबाई चौड़ाई वो धातकी खंड के कुलाचलों की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, और धातकी खंड में वो जम्बू द्वीप की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। दक्षिण में विजयार्ड पर्वत की ऊंचाई का प्रमाण 25 योजन, हिमवन पर्वत की ऊंचाई 100 योजन, महाहिमवन की ऊंचाई 200 योजन और निषद की ऊंचाई 400 योजन है। यानी पर्वतों की ऊंचाई उतनी ही है जितनी जम्बू द्वीप में है, उतनी ही धातकी खंड में है, उतनी ही पुष्करार्ध में है। ऊंचाई तो तीनों में समान है, लेकिन लंबाई चौड़ाई वो जम्बू द्वीप से धातकी खंड में दुगनी और धातकी खंड से पुष्करार्ध में दुगनी हो रही है। उत्तर भाग में भी पर्वतों की ऊंचाई का प्रमाण उसी प्रकार है। दक्षिण भाग, उत्तर भाग मतलब ये सुमेरु पर्वत से दक्षिण के कहे हिमवन, महाहिमवन, निषद, और उत्तर वाले फिर नील, रुक्मी, शिखरी, वो उत्तर वाले कहे जाएंगे, इसलिए यहाँ उत्तर दक्षिण कहा है। मेरु के समीप में गजदंतों की ऊंचाई 500 योजन और नील तथा निषद पर्वतों के समीप गजदंतों की ऊंचाई 400 योजन है। ठीक है ये बात। ये गजदंत पर्वतों की ऊंचाई मेरु की तरफ 500 योजन है, नंदनवन के बराबर, और इधर निषद और नील पर्वत 400 योजन ऊंचे हैं, उनके बराबर। वक्षार पर्वतों की ऊंचाई नदी के समीप में और अंत में नील निषद के समीप में 400 योजन है। जो वक्षार पर्वत है, एक साइड तो नदी है, सीता नदी अथवा सीतुदा नदी, और एक साइड है नील पर्वत अथवा निषद पर्वत, तो दोनों तरफ से ही जो वक्षार पर्वतों की ऊंचाई है वो 400 योजन है। मेरु पर्वत के अतिरिक्त शेष पर्वतों की ऊंचाई जितनी जम्बू द्वीप में कही थी उतनी ही पुष्करार्ध तक के द्वीपों में जानना। ये बात फिर से समझा दी है। ऊंचाई सब पर्वतों में, तीनों द्वीपों में सब पर्वतों की समान है, केवल मेरु पर्वत को छोड़कर। तथा क्षेत्र, पर्वत, नदी, देश, नगर आदि के नाम भी वे ही हैं। जो नाम है भरत, हेमवत, हरिविदेह या कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, वो नाम भी सब देशों के, पर्वतों के, नदियों के, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, वो नाम भी सब सेम है। उसी प्रकार 2 कोस ऊंची, 500 धनुष चौड़ी, पद्म राग रत्न में वनादि की वेदिका भी सब समान है।
जो वन है भद्रसाल वन वगैरह, भद्रसाल वन की जो वेदी हमने देखी थी, देवारण्य भूतारण्य वन वेदियां, तो वो 2 कोस ऊंची 500 धनुष चौड़ी जो वेदियां हैं वो सब भी समान है। पद्मराग रत्न में, ये रत्न का नाम है, पद्मराग मणि कहलाता है, एक शायद लाल रंग का होता है, उस मणि की वो सब वेदियां, यानी वो जो पार्टीशन दीवारें हैं वो उस मणि की बनी हुई हैं। इस पुष्करार द्वीप में भी चक्र के आरे के आकार के पर्वत और आरों के मध्य छिद्र समान क्षेत्र जानना। जैसे आरे के समान के ही पर्वत यहाँ बने हुए हैं, क्षेत्र भी उस आरे की जो स्पेसेस हैं वैसे ही जानना। ख्याल में आ रहा है ना आप लोगों को? ऐसा तो नहीं किसी के ऊपर से जा रही बात, समझ में आ रहा है सब कुछ? जो अपना नक्शा था उसी हिसाब से। मानुषोत्तर पर्वत के भीतरी भाग में ही मनुष्य रहते हैं, बाहर के भाग में नहीं। उन मनुष्यों का जघन्य आयुष अंतर्मूर्त का, उत्कृष्ट आयुष 3 पल्ले का और मध्य में मध्यम भेद अनेक हैं। जो ये मनुष्य रहते हैं 2.5 द्वीप में, सामान्य बात कर रहे हैं, सामान्य से, सामान्य रूप से यदि कहेंगे तो मनुष्यों की जघन्य आयु कितनी और उत्कृष्ट आयु कितनी? जघन्य आयु अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले। ये सामान्य से कहा। अगर कर्म भूमि, भोग भूमि या काल का अंतर करेंगे तो अलग अलग आएगा। पहला काल में अलग, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, कर्म भूमि की अलग। कर्म भूमि की जघन्य और उत्कृष्ट आयु कितनी है? कर्म भूमि की जघन्य और उत्कृष्ट आयु बोली मीना चाची। चमेली आंटी बोलिए। 3 पल्ले उत्कृष्ट और अंतर्मूर्त जघन्य। ये तो सामान्य ही बता दी थी, अब कर्म भूमि की पूछ रही हूँ मैं। बोलिए प्रमिला जी। जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व। कर्म भूमि की कहेंगे तो उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व और जघन्य तो अंतर्मूर्त है, ये कर्म भूमि की है। और भोग भूमि की जघन्य और उत्कृष्ट बोलिए भारती आंटी। उत्कृष्ट तो 3 पल्ले है, जघन्य श्योर नहीं है। बोलिए रेखा भाभी। जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट 3 पल। भोग भूमि की भी अंतर्मूर्त। क्या फायदा फिर भोग भूमि में पैदा होने का? ये तो उतनी कर्म भूमि की हो गई। बोलिए विनीता जी। हाँ जी, उत्कृष्ट 3 पल्ले, जघन्य 1 पल्ले। नहीं, गलत। बोलिए पूर्णिमा आंटी। टाइम अपना हो रहा है इसलिए मैं जरा जल्दी कर रही हूँ, लेकिन मुझे पूछना आप लोगों से ही है। अंतर्मूर्त तो हो नहीं सकती वहां पर, उसका ख्याल में नहीं है। 6 महीने कैसे कुछ भी अरे होता है। भाई, जितनी कर्म भूमि की उत्कृष्ट है वो वहां की जघन्य हो जाएगी कि नहीं? कर्म भूमि से तो भोग भूमि में ट्रांसफर होते हैं, तो एक पूर्व कोटि प्लस 1 समय वो जघन्य आयु, और 3 पल्ले तो उत्कृष्ट है ही। 3 पल्ले तो उत्कृष्ट है ही। 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय वो भोग भूमि की जघन्य आयु। 1 कोटि पूर्व यहाँ उत्कृष्ट है ना कर्म भूमि में, उसमें 1 समय प्लस करना है। ये तो हर जगह का ही नियम है, नीचे से ऊपर आगे जाएंगे तो वो 1 समय प्लस करके जघन्य वाली वहां बन जाती है। पिछली जो उत्कृष्ट है उसमें 1 समय प्लस करो तो आगे वाले की वो जघन्य हो जाती है। तो कर्म भूमि से भोग भूमि में पहुंचे तो 1 समय अधिक, तो 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय वो जघन्य आयु है भोग भूमि की, और 3 पल्ले है वो उत्कृष्ट आयु है। ये भी भोग भूमि की सामान्य। फिर जघन्य भोग भूमि की अलग, मध्यम भोग भूमि की अलग, उत्कृष्ट भोग भूमि की अलग, वो अलग। अब इन सबको मिला के कॉमन करके कहा मनुष्यों की जघन्य आयु सबसे कम देखी जाए, कोई सा भी मनुष्य हो तो सबसे कम है अंतर्मूर्त, कर्म भूमि में ही पाई जाएगी। और उत्कृष्ट आयु देखेंगे तो 3 पल्ले सामान्य रूप से मनुष्यों की, वो उत्कृष्ट आयु लेकिन कहाँ पाई जाएगी? वो भोग भूमि में ही पाई जाएगी। तो ये यहाँ पर आयु बताई है। अभी इसको एक पैराग्राफ ये रह गया है अपना, इस पैराग्राफ को कल पढ़ के, कल मतलब मंडे को पढ़ के फिर ज्योतिष श्लोक का वर्णन हम शुरू करेंगे आगे। अभी अपना समय हो गया है। ठीक है विनीता जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी, आप एक बार मध्य लोक की रचना के बारे में हम लोग से पूछने की कह रहे थे परसों।
हमसे पूछोगे तभी तो याद करेंगे, तो याद ही नहीं करेगा ठीक कोई है, मेमोरी। मंडे को मैं आप लोगों से हाँ। पूछ लूंगी। मैं विषय अलग अलग नहीं बता रही हूँ किससे क्या पूछूंगी। हाँ मैं हाँ हाँ सामान्य हाँ, वो रूप से ठीक। आप लोगों का मंडे को मध्यलोक की रचना में से मुझे जो पूछना होगा वो मैं पूछ लूंगी। वैसे मैं पूछती जा रही हूँ बीच बीच में, नहीं, वैसे लेकिन रिपीट होता है, इससे अच्छा लगता है हाँ बहुत ही। हाँ, अब ये देखिए, ये भी सबकी अपनी अपनी, इसीलिए ना कि कोई चीज किसी को अच्छी लगती है, किसी को खराब लगती है। कोई ये इस नेचर के लिए भी मुझे कुछ लोग बोलते हैं आप पूछते बहुत हो, इसलिए हम आते नहीं है क्लास में। आप पूछते बहुत हो, अब आप कह रहे हैं ये अच्छा लगता है, इसलिए ये सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। पर मुझे तो जो समझ में आता है, मुझे जो जमता है वैसे मैं कर लेती हूँ। तो पूछने से थोड़ा अलर्ट रहते हैं ना आप लोग, पूछ लेते हैं। किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं, किसी को नहीं आए तो भी उससे बुरा मानकर छोड़ने वाली बात नहीं है। ये तो मैं केवल सावधान रहें, अपन भी अपने आप को चेक कर सकें, इसलिए पूछती हूँ। बाकी किसी का इंसल्ट करने का उद्देश्य मेरा नहीं होता है। बोलिए शिमला भाभी। तो मध्य लोक का पूरा पूछोगे क्या आप? हाँ, वो ज्यादा तो है नहीं, थोड़ा ही है तो बोलिए पूर्णिमा आंटी। एक समय अधिक क्यों लगाया? एक समय अधिक नहीं लगाएंगे तो फिर वो कर्म भूमि का है कि भोग भूमि का है, कैसे पता लगेगा? तो कर्म कुछ और भूमि में कारण एक नहीं कोटि है? पूर्व है ना, हाँ। कर्म भूमि में एक कोटि पूर्व है, तो उससे हाँ। एक समय बढ़ेगा तभी तो वो आगे की आयु बनेगी। एक समय तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अच्छा, जैसे हम इसलिए। नरक में नहीं लगाते 10,000 वर्ष पहले नरक की जगन्य आयु और एक सागर उत्कृष्ट आयु। अब दूसरे नरक की जगन्य आयु क्या होगी? एक सागर प्लस एक समय। अगर एक सागर की ही है तो वो पहले नरक में ही पहुंच जाएगा। अगर वो डिफरेंस नहीं करेंगे एक समय का भी, तो फिर उसको कौन से नरक में जाना है, पहले में कि दूसरे में, ये कैसे समझ में आएगा? कंफ्यूज ही रहेगा। कर्म भी एक, कंफ्यूज रहेगा कि कहाँ भेजूं। पर एक समय तो बहुत ही कम होता ना। कम होता है, लेकिन बस इतना सही है, एक समय ही बढ़ेगा। देखो बढ़ता है टाइम तो समय समय करके ही बढ़ता है ना, तो वो एक समय ही बढ़ाया, उसी से अंतर हो गया उसमें। चलिए अभी समय बहुत ज्यादा हो गया है। जय जिनेंद्र। जय।